नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हाल ही में डीजीपी ने खुद ये माना है कि सिलेक्टिव किलिंग अभी भी खतरा है और हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट टीचर दीपक चंद जो रिसेंटली कश्मीर में हुए हैं, कृष्णा ढाबा के ऑनर हो या फिर मक्खनलाल बेंद्रू हो, ये सिलेक्टिव किलिंग इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है वो चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे को जीवित रखा जाए। लेकिन हम किसको सुरक्षा किस पैमाने पर दे रहे हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार हमें किसको सिक्योरिटी देनी है, ये कौन सा पैमाना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, शेख साहब आपका स्वागत है। विक्रम रंधावा जी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी वेलकम है। डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि पीसीसी चीफ से भी कल से सिक्योरिटी उनकी विड्रॉ कर ली गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, सुरक्षा जो है किसी भी व्यक्ति की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और उसकी जान की, माल की, हर चीज़ों की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है। उसके अलावा खास करके डेमोक्रेसी में जो लोग डेमोक्रेसी को लीड करते हैं, जो लोग उसके सेंट्रल एक्सेस होते हैं, वो उनमें सबसे पहला जो प्रोफेशन है वो पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिशियंस का है। और फिर उसके चारों चीज़ें हैं, पिलर्स हैं, जिसमें से हमारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, तो मैंने पहले ही कह दिया, और उसमें एग्जीक्यूटिव है और फिर मीडिया भी में उसी में आ जाती है। अब ये जो सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, इसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सब कुछ है, जो प्रॉपर कैटेगराइजेशन और सब चीज़ें होती हैं। अब उसके तहत आज तक सब कुछ होता रहा। 2014 से जब से बीजेपी सरकार में आई है, तो जब भी इन्हें लगा कि कोई चैलेंज है या इलेक्ट्रोल जो प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन सेट करने, उसके हिसाब से लीडर्स का जो है, खासकर पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी को अपग्रेड डाउनग्रेड किया जाता रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि आज जिस तरह से आप देखेंगे तो 22 लोग बीजेपी के ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, डाटा स्टैटिस्टिशियन है, सबको पता है, जिनका ना तो वो कभी लेटर रहे हैं, हमारे रंधावा साहब ठीक है फॉर्मर लेजिस्लेटर रहे हैं, इनके साथ भी 2-3-4 लोग जितने भी चलते हैं, अच्छी बात है, जिनका कोई पब्लिक इलेक्टेड लोग नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, एक सरपंच और पंच भी नहीं हो उनके पास, बीजेपी ने जम्मू शहर के अंदर 2 से लेकर 6 लोगों तक बैठा के रखे। ना कोई कैटेगराइजेशन है, ना कोई पैरामीटर्स है, कोई भी चीज उसकी फुलफिल नहीं है। आप इसी तरह स्टेट डिपार्टमेंट्स के क्वार्टर्स की और अकोमोडेशंस की बात करें, वो कुविंदर गुप्ता जी से लेकर के किसी भी बड़े लेवल से स्तर से लेकर के और फॉर्मर मिनिस्टर जो हैं, कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी हर दर पे एफिडेविट चला जाता हर महीने हाई कोर्ट को, भाई कर रहे हैं हम, ये नाम अभी देने हैं, मगर किसी का नाम नहीं जाता। वहां भी मिसयूज है ऑफिशियल मशीनरी का। और सिक्योरिटी के मामले में विवेक अग्निहोत्री जी को अभी वो, उनको क्या थ्रेट हो सकती है, कंगना राणावत को क्या थ्रेट हो सकती है, नेशनल लेवल की वाइस और Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी के लेवल के वो लोग आ गए हैं। ये विम्स एंड विशेष पे जो है बीजेपी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, और कांग्रेस पार्टी को सिलेक्टिवली, क्योंकि उनको पता है कि पीसीसी प्रेसिडेंट जब GA मीर साहब बड़े वाइब्रेंट आदमी हैं और पार्टी पूरी के एक फेस हैं, लीडर हैं, वो लीडरशिप है पार्टी की, तो उसको जब इन्होंने देखा कि नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर में मूवमेंट नहीं कर पाए, तो ये डेलिबरेटली पॉलिटिकल है। और ये पॉलिटिकल मूव जो है, इससे खतरा जो है वो डेमोक्रेसी को है, वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसको आगे बढ़ना चाहिए, ये उससे रुकावटें हो जाती हैं। और जो लोग कैटेगराइज थे, मैं शायद अपना भी कोई उदाहरण देता कि मेरा कैटेगरी क्या है और उसमें क्या बनता है और ऑफिशियल लेवल पे क्या थ्रेट परसेप्शन क्या कैलकुलेट हुआ, बट वो अच्छा नहीं लगेगा। मगर हमारी पार्टी के अनगिनत लीडर्स ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी ग्रेजुअली रिड्यूस करके पूरे का पूरा उनको नंगा करके एक सेल्फ निहत्ता करके छोड़ दिया। आपको इसका जवाब देना, जिसका बहुत आपको इसका जवाब देना होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता, और इनका ये भी इल्जाम है कि जब आप ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, तो उसके तुरंत बाद या कोई कड़ा बयान देते हैं तो उसके तुरंत बाद उनकी जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ कर ली जाती है। देखिए, मुझे लगता है ये बेबुनियाद सी एलिगेशन है विनोद जी, किसी से कुछ छुपा नहीं है। यहाँ पे LG एडमिनिस्ट्रेशन कार्यरत है, कांग्रेस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को जहां लगे तो इनको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए ना, उनको पुल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पे नहीं है, हम केंद्र में सरकार है, केंद्र जो है
स्टेट की जो लीडर्स की सिक्योरिटी सिनेरियो को रिव्यू नहीं करता है। सिक्योरिटी सिनेरियो जो है सबका समय दर समय पे रिव्यू होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, पीडीपी से हो या कहीं से भी हो। हमारा भी सिक्योरिटी सिनेरियो रिव्यू होता है, हम कितने फील्ड में हैं, हम कितने घर में बैठे रहते हैं, हम कितना पीएसओ का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तो कम से कम इसमें कहीं दखलंदाजी नहीं है। अब कहीं पर सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो अप करके जो एजेंसीज ने मुझे लगता है काम किया है, ये बेहतरीन जवाब भी वही दे सकते हैं। अलबत्ता रशीद भाई ने बिल्कुल कहा है कि जो है पावर का दुरुपयोग सिक्योरिटी लेने के लिए, अकोमोडेशन लेने के लिए, अरे भारतीय जनता पार्टी ने क्या पावर का दुरुपयोग करना। कांग्रेस ने तो गांधी खानदान के वंशजों को भी जो कहीं इलेक्टेड सिनेरियो में नहीं थे, मैडम प्रियंका गांधी दिल्ली के पॉश एरिया में सरकारी अकोमोडेशन में 10 साल तक रही, जब जो कहीं पे क्वालिफाई नहीं करती थी, उसका अस्तित्व भी कहीं नहीं था। लेकिन मैडम को और दामाद जी को, जो कांग्रेस के दामाद है रॉबर्ट वाड्रा जी, उनको फुल फ्लेज सिक्योरिटी सिनेरियो भी दिया गया और अकोमोडेशन दी गई। लेकिन अब इन चीजों पे आएंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ अगर सिक्योरिटी किसी की रिव्यू हुई है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं हुई होगी, वो ओवरऑल चैनलाइज होता है। हमारी भी रिव्यू होती है हर 3-4 महीने एक बार, कई बार हमसे भी इनपुट्स लिए जाते हैं और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे भी पूछा जाता है कि घरों में रहते हो या फील्ड में होते हो और कौन कितना फील्ड में है, किसी से कोई छुपा नहीं है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी लीडर की, किसी एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी की, एक्स एमपी की सिक्योरिटी को रिव्यू करवाना या उसको कम ज्यादा करवाने में कोई रोल नहीं रहता। विक्रम जी, सवाल ये उठता है कि आप किसको गुमराह कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब कोई एलजी गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला लेती है तो ये बीजेपी ने किया, और जब कोई और फैसला होता है तो तब आप कहते हैं ये यहाँ पर उपराज्यपाल का प्रशासन है वही फैसला ले रहे हैं। अगर SRO 202 हटना हो तो आप बड़ा क्रेडिट ले लेते हैं उसका। देखिए SRO 202 का हटना अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया तो केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक ही लिया था। अगर केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक लिया था तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप का केंद्र के साथ एक तालमेल था कि हमें इन चीजों को यहाँ पर क्रियान्वित करवाना है, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश लीडरशिप डायरेक्ट जाकर एलजी को बोलेगी कि हमारे कहने पे ये करो, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है कि वो क्या पैरामीटर्स हैं, हमने किन को फॉलो करना है, किन को नहीं करना है। अलबत्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मुझे लगता है कि बेहतरीन दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है और यकीन आप आने वाले दिनों में देखेंगे जम्मू कश्मीर एक उज्जवल जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। और कल आपने देखा भी है गल्फ से कितने बड़े लोग जो है, बड़े बिजनेसमैन, बड़े इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक जो है, वो कश्मीर में पधारे हैं और एक नए कश्मीर की तरफ, जो उज्जवल कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पॉजिटिव नोट के साथ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर एक मजबूत अभी यूनियन टेरिटरी आने वाले दिनों में राज्य के रूप में उभर के सामने आएगा। जी बशीर साहब, आप हमें बताइए कि कितना चुनौतीपूर्ण है जो सिलेक्टिव किलिंग है और जिस तरीके से आंकलन किया जा रहा है कि किसको कितनी सिक्योरिटी दी जानी है, वो कितना सीरियस है। विनोद जी, ये जो आज का सब्जेक्ट है जी तो बड़ा अहम है जी। एक तरफ तो हर तीसरे दिन एक स्टेटमेंट आ जाता है कि जनाब हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, हर एक चीज़ ठीक ठाक हो गई है, और उसके दूसरे दिन ही नहीं मगर मैं ये कहूँगा कि हर दिन कोई ना कोई किलिंग हो रही है। जी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। और कल उन्होंने ये भी कहा कि ये चैलेंज अभी है, टोटल सिस्टम कोलैप्स लग रहा है। अब आप कहेंगे कोलैप्स क्यों है? 90 से लेके 95 तक बीजेपी कहीं नहीं थी, किसी जगह भी नहीं थी, और जब बीजेपी कहीं नहीं थी तो जो लोग उस वक़्त थे, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिनकी फैमिलीज ने कुर्बानी दी, उनको सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, उसके बावजूद भी उनको मारा गया। जी आज उन्हीं लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। अगर यही सूरत है कि वे सब कुछ ठीक है तो फिर बीजेपी को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जो एक फिगर आया है कि 22-23 लोग जो है ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से जम्मू शहर के अंदर है, और एक्स लेजिस्लेचर जो है, जो जम्मू शहर के अंदर है, कोई लेजिस्लेटर नहीं है उनमें से, एक्स लेजिस्लेचर जो हैं, नहीं जो एक्स लेजिस्लेटर हैं जो जम्मू के अंदर भी हैं,
उनको सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई। जी। एक्स लेजिस्लेचर की एक कैटेगरी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो जिसकी स्क्रीनिंग आप कहा कि स्क्रीनिंग करते हैं, करते रिव्यू थे, होता है, हर साल रिव्यू होता है, रिव्यू security होता का। है, हाँ। स्क्रीनिंग भी होती जी। है, एजेंसियां भी हैं, क्यों है सिलेक्टिव बोर्ड? जब ये सिलेक्टिव है तो सिलेक्टिव किलिंग भी हो रही है, ये सिलेक्टिव है। अब ये जो रंधावा साहब हैं ये कहते हैं जी ये रोल बीजेपी का नहीं है। जब आपने ठीक कहा कि जब अच्छी बात होती है तो बीजेपी का रोल है, तो जब ये उल्ट हो जाता है तो नहीं जी ये सेंटर है या एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मैं मान के चलता हूँ कि जो आज की ये सिस्टम है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बदतरीन किस्म का सिस्टम होता है, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ये किसी भी ज़माने में फिट नहीं होता है। इनका अपना एक सोच होता है, वो चलाते हैं। अगर जी। इनको सूट करता है तो मुबारक है। जी। 2014 से लेके आज तक हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने वो जो सिक्योरिटी सिस्टम में तब्दीलियाँ कर दी, और वैसे भी जो लोकल ऑफिसर थे वो हैं नहीं, वो चूँकि अब गायब होने लगे हैं, और जिन लोगों को लाया गया है उनको सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मान के चलता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ा कंसर्न है सोसाइटी के अंदर भी। कोई भरोसा नहीं रहा कि घर से बाहर निकलेंगे। जम्मू के अंदर भी अब जी। आसपास माहौल बदल रहा है। बशीर साहब, हमने देखा है जब आपकी हुकूमत होती थी तो आपके भी टॉम डिक हैरी के पास आगे पीछे 2 पुलिस वाले चला करते थे। हाँ। ठीक है, मैं आपसे मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। अगर हमसे अभी भी है कहीं ऐसे? एक मिनट, नहीं, अगर हमसे कहीं गलती हो गई है तो आप उसी को दोहराना चाहेंगे? जी। क्या यही फिर तरीका है कि अगर हमने किसी जगह पे गलती की थी उसको आप तो सुधार लो? अगर हमारे जमाने में किसी को गलत सिक्योरिटी दी गई थी या जिस तरह आपने कहा तो आज सुधार लो। जी। लेकिन जब आज भी आप भी यही कर रहे हो तो आप और हमारे में क्या फर्क है फिर? अभी भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडिट जो लोग हैं। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के स्टोरी बहुत से लेके घूम रहे हो। लोगों नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत से लोगों को एक्स लेजिस्लेचर्स को टोटली विड्रॉ कर दिया गया। जी। वो आपके टाइम पे भी हुआ था जी। ऐसा। डॉक्टर साहब, और सवाल ये होता है legislature कि से security बड़ा withdrawal। सीरियस संवेदनशील मुद्दा है ये, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने के लिए या लोकतंत्र के अगेंस्ट बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं, और जो फील्ड में जाएगा लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास करेगा उसके लिए सिक्योरिटी बड़ा अहम रोल रहा है। और अब हम बार बार ये जतलाते हैं, सरकार बार बार ये जतलाती है कि हमने जो पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, लोकतंत्र को ज़मीनी सतह पर लाया है, और ख़ासतौर पर कश्मीर जैसे एरिया में जो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। देखिए, मैं एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस पार्टी पूरा ही आज प्रोटेस्ट अपना आपके थ्रू अपना एक्नॉलेज करवाती है कि एक पॉलिटिकल पूरी पार्टी जो सरकार में है, कितनी बार रह चुकी, उसके प्रदेश अध्यक्ष से आप सुरक्षा इस तरह से वापस लेंगे तो उसका क्या मतलब है? आप लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो फील्ड लेवलिंग है वो देना ही नहीं चाहते। तो जब फील्ड लेवलिंग नहीं होगा तो केक वॉक जो अपने लिए बनाना चाहती है बीजेपी, माय अपॉलॉजीज, वो पॉसिबल नहीं होगा बीजेपी जी। और उससे जो आपने कहा देश में जो ताकतें हैं और जो विदेशी ताकतें खास कर जी। पाकिस्तान हमारे साथ है, जिस तरह से एक प्रॉक्सी वार चला रहा है, उसको उसके जो उसके इंटरेस्ट है उनको एड्रेस करने की बीजेपी बात कर रही है। जब यहाँ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब उनकी लीडरशिप को और इतनी टॉप की लीडरशिप को आप एक्सपोज करते हैं थ्रेट्स के सामने, तो फिर मुझे लगता है कि जो उस पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स हों, मेरे जैसे लोग हैं, उनका भी मॉरल डाउन होता है, चीजें इनसिक्योर फील करते हैं, अनसर्टन फील करते हैं। तो ये कोई अच्छा इकदाम नहीं। जहां तक रंधावा साहब ने कहा कि बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, दखल नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से, तो फिर बीजेपी का ये जो है 22-23 लोग कठुआ से लेकर के उधमपुर और रियासी के इधर नाम लिया, रजौरी पुंछ का भी कोई नहीं। ये डाटा स्टेटिस की मैं लिस्ट भी जारी कर सकता हूं, जिनके पास 2, 3, 4 और 6 तक पीएसओज, ड्राइवर, सबका अपना तामझाम है। तो ये भी, इसमें भी कोई दखलंदाजी नहीं। और जब कुछ अच्छा बीजेपी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसको हम भी वेलकम करते हैं, पर बीजेपी क्रेडिट लेती है। और जब कुछ ऐसा मुद्दा होता है तो जी हमारा कोई रोल नहीं। और इनको याद करवाना चाहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी के आगे से वंश हैं, और जिनको थ्रेट परसेप्शन मुझे लगता है मेरे रंधावा साहब से या किसी भी बीजेपी लीडर से आज भी ज्यादा है। अमित शाह के बेटे जय शाह, सुनिए, अमित शाह के बेटे जय शाह साहब को कौन सी थ्रेट है?
जी। क्या उनको उनकी कोई एलिजिबिलिटी security है उनको कोई आपको security मालूम नहीं। होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी के होता है। आपको ये मोदी जिनको मोदी जी छोड़े, अभी उनके पास भी 18 लोगों की सुरक्षा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंडर जी, कवर आपके वो पास- रहती हैं, आपके पास उनको गलत कोई आता आजादी है। नहीं है, ऐसा तो उनको कुछ कोई नहीं। आजादी नहीं है उनको गुजरात में घूमने गुजरात की। के तो अंदर बात छोड़िए। गुजरात के ये- अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी सिक्योरिटी लेके नहीं घूमते हैं, आपको- क्योंकि वहाँ हालात इतने क्योंकि अच्छे हैं। क्योंकि वो औरत किसी को कुछ बोल ना दे, वो औरत कुछ बोल ना दे किसी को, इसलिए उसको नहीं बोलने के लिए 18 लोग थोड़ी अंडर चाहिए। कवर जो आपने नहीं रखा बोलने है के लिए तो एक व्यक्ति भी आपने पड़ा है। उसको अंडर कवर ये नहीं है, रखा है। ये कांग्रेस आपने का अंडर एक कवर स्वरूप रखा रहा है। है। एलिगेशन काउंटर रंधावा एलिगेशन साहब, और मैं आपकी डिबेट में business बोल ही नहीं मैं रहा। बता रहा हूं ना एलिगेशन में क्या? विक्रम जी, आप ये आपको बात बताइए बताइए कि यहाँ पे बस अभी complete जो है। बीजेपी के लीडर्स बैठे हैं इलीगल ऑक्यूपाई करके स्टेट के बंगलोज में, नहीं, तो कितनी illegal कितनी कोई नहीं है। लीगल, चलिए, जब चलिए। हाई कोर्ट की डायरेक्शन डॉक्टर रंधावा साहब जवाब दें। हर चीज में जो है रंधावा साहब जवाब security जो दें। है, जवाब। आप जो पॉलिटिकल लीडर अपने रंधावा पास साहब ज्वाइन से करवाते हैं, जवाब जो नई दीजिए। ज्वाइनिंग होती है जवाब, उनको जवाब। क्या जवाब कहते हैं, और जो भाई इलीगल ऑक्यूपेशन किसी की भी नहीं है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया मैं लीगली डिवॉर्ड कर, ऑक्यूपाइड है, उनको एंटाइटल है और इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट ऑफ फूल्स नहीं है, फूल्स नहीं है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है सर, और अच्छे लोग हाई कोर्ट की कार्यरत डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। होती तो हाई कोर्ट स्टेट की डिपार्टमेंट डायरेक्शन उसकी वायलेशन ना करता। स्टेट डिपार्टमेंट क्यों वायलेशन करेगा? आप- आज वो लोग एंटाइटल हैं इसलिए अरे आप तो छोड़ो, मैं कहता हूँ आपके तो कोई कांग्रेस के जो एक्सपायर भी हो चुके हैं ना, उनके बच्चों ने भी कितनी देर तक 10-20 साल तक एकोमोडेशन नहीं छोड़ी। अब आप भी नहीं छोड़ेंगे, आउटसोर्स भी अब कर आप दी। भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं, अब हम आप तो भी नहीं नहीं छोड़ेंगे, हम तो फिर से आने अब वाले आप हैं, नहीं छोड़ेंगे, हम तो फिर से अब आने आप वाले हैं, नहीं हम क्यों नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे? जब आएंगे लेकिन मैं तब की आपको बात यकीनन करेंगे। बता सकता हूँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो है अननेसेसरीली बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन लेने में विश्वास नहीं रखता है। अलबत्ता अगर आपको लगता है कि हमारे कुछ ऑफिस बेयरर्स को जो सिक्योरिटी मिली हुई है, तो आप उसका बीइंग ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन उसको एक्सपोज कर सकते हैं। आपको किसने मना किया है? क्योंकि कांग्रेस में बोलने के लिए है ही कुछ नहीं। कांग्रेस फील्ड में कहीं है ही नहीं है, फील्ड हाथ से निकल चुकी है। थोड़ा बहुत एक पंजाब बचा था, वहां शुक्ला साहब हो गया है। अब यकीनन इनको लगता है कि एक आखिरी हमारे पास रूप का यक्का था मैडम प्रियंका, अब वो भी फेल हो गया है, तो अब करें तो करें क्या? तो चिंता किसी ना नहीं। किसी तरीके से हम एलिगेशन जो है, काउंटर एलिगेशन जो लगाते रहे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। विक्रम जी, वैसे त्रिकुटा नगर में जो पार्टी मुख्यालय है जी। उसमें पावर साफ साफ नजर आती है। कहीं कितने नहीं दिखती पीएसयू कितने ज्यादा वहां पे होते ऐसा हैं। अगर नहीं हम कांग्रेस में जी। देखें, शहीदी चौक जो इनका मुख्यालय है, जी। वहां पे बहुत सारे नेता जाते हैं, तो लेकिन आपने वहां पे चोरन से PSU पहले कांग्रेस का शहीदी चौक वाला कार्यालय नहीं देखा वो होगा तब ना? भी ऐसा था, वो आज आपने भी ऐसा देखा है। होगा। जी। मैं बताता हूँ, वो सबने भारतीय देखा। जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर 3 लोग सिक्योरिटी के हैं, सिर्फ 3 लोग। बाकी पीएसओ किसी के व्यक्तिगत एक तो वहां बैठे होंगे, जो उस बिल्डिंग की, उस परिसर की सिक्योरिटी कवर में है, वो 3 लोग हैं सिर्फ। जी। इससे ज्यादा कोई नहीं है। जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कार्यकर्ताओं की अपनी निजी कमाई के निजी योगदान से एक एक ईंट और गारे से बना हुआ कार्यालय है। वो कहीं से सरकारी इमदाद से कार्यालय बना हुआ नहीं है। विनोद जी, बशीर साहब बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुराना तो चेहरा ही मुस्कुराने वाला है वैसे इनका। बात यह है कि रंधावा साहब ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन सब मैं समझता हूँ कि जो चेंज 2002 के बाद जो चेंज 2014 के बाद जो चेंज हुई, सिक्योरिटी के मामले में सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। क्या तोड़ दिए कि पता नहीं लगता है कि जो वो 2 महीने के बाद ये होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें वो कैसे फैसला लेते हैं। अगर इनके ऑफिस बेयरर्स सिक्योरिटी के हकदार हैं तो कांग्रेस के भी हैं, अगर इनके ऑफिस बेयरर्स हकदार हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं। बिल्कुल। ये क्यों फिर उन सिक्योरिटी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेलेक्टिव है? लोगों के बाद जो पॉलिटिकल कहीं है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी अपनी सिस्टम चल रहा है। आज भी 3 पीएसओ है, मैं नाम नहीं लेना मेरी चाहता, बात जम्मू शहर के अंदर है। जम्मू शहर के और अंदर सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब की एक उन पे जो है आशीर्वाद बना हुआ मेहरबानी है, है, चलिए। इसलिए उन लोगों ने बशीर साहब। 4 पीएसओ अनफॉर्चुनेटली रंधावा साहब जब मेंशन कर रहे थे प्रेरणिका को, इंदिरा गांधी को किसने मारा था? अपने ही सिक्योरिटी वालों ने। और ये क्या गलत है कि राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हुआ? या फिर हम ये उस फैमिली को हम सड़क पे खड़ा कर दें अगर उसको सिक्योरिटी दी गई है? नेशनल लेवल के लोग हैं, वो फैमिली है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी हम उनको मेंशन करें किसी जगह पे। अनफॉर्चुनेट है। फारूक अब्दुल्ला जिसने 1996 में
जब वो संभाला सिस्टम, नई हुकूमत बनाई, और जब नई हुकूमत लंदन से आकर के। जब वो बिल्कुल 6 साल तो लंदन में रहे। क्या नाम है विनोद जी, जी लंदन से आए, पार्टी जिंदा थी, पार्टी आज भी जिंदा है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि पार्टी आज भी जिंदा है। लद्दाख में भी है, करगिल में भी है, जम्मू भी है, कश्मीर में भी है, और आज भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि पार्टी जो है वो जिंदा थी, तभी वो वहाँ थे। जब वो वहाँ से आए, फारूक अब्दुल्ला ही मैं आज फख्र से कह सकता हूँ कि उसने कश्मीर के हालात को सुधारा। बाद में ये बीजेपी के पीडीपी के साथ मिलके जब आगे चले, या फिर उसके बाद जो सिचुएशन हो गई वो वर्स हो गई। अब इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, हालात ठीक होने नहीं हैं। ये जो सिचुएशन बना रहे हैं ना, ये मरहम नहीं लगा रहे हैं, ये जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, और छिड़कते रहिए, चलते जाइए, हम इसका तमाशा देखते रहेंगे जी। और डेमोक्रेटिक सेटअप जिस वक्त बनता है, तो जो लोग, ये जो राशिद साहब ने बात कही है कि पॉलिटिक्स में जो लोग चलते हैं उनको ही मालूम होता है कि वो कैसे चल रहे हैं जी। उनको आप सड़क पे खड़ा कर दोगे, आपकी हालत भी यही हो जाएगी फिर। डॉक्टर साहब, मामला बड़ा संवेदनशील है, सच्चाई यह है, और जिसको मौका मिला, जमात जो भी हो, जो सत्ता में रहे, उन्होंने अपने कारकुन जो खास होते थे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। और हम ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर बड़ी संवेदनशील यूटी है, और इसमें लोकतंत्र को बहाल रखना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम है। मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे मापदंडों को ध्यान रखा जाए जो थ्रेट है। शायद ये कारण होता है कि सिलेक्टिव किलिंग होती है। आप बिल्कुल विनोद जी दुरुस्त कहते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी जो है, मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी 99 के आसपास जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टेक ओवर किया, बनी थी, वो बड़ी अच्छी सोच समझ के साथ बनाई गई थी। और जो सुरक्षा दी गई थी पॉलिटिशियंस को, सभी पॉलिटिकल के पार्टीज के पॉलिटिशियंस को, जिस तरह से उन्हें रहने के लिए जगह, सिक्योरिटी, सब कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था, तो वो एक बड़ा फैक्टर बना था नई लीडर्स के इमरजेंस में और चीज़ों को बदलाव में और इलेक्शन में। और उसके बाद पंचायत इलेक्शन भी हुए थे तब। और उसके बाद जब मुफ्ती साहब की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार आ गई, तब भी एक सिलसिला चला। बट मेरे को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक बात कहनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये भावना जो है सिलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, ये पीछे भी रही दोनों सरकारों में। कारण है सिलेक्टिव किलिंग का। उसके बाद जो था, खास करके जब बीजेपी ने टेक ओवर किया, तो ये एक्सट्रीम पे पहुंच गई। और उसकी वजह से सिलेक्टिव किलिंग का सर्टेनली डेफिनेटली कारण है, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है वो कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज इसलिए है कि पहले इन्होंने जो एमएचए की ग्रांट थी उसको रिड्यूस किया और कहा ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं होगा। और यहां तक कि सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज का अकोमोडेशन और चीजें वो भी हटा दी, सब कुछ एक्सपोज कर दिया। और जब इनको लगा कि ऐसा होगा तो फिर से प्रपोजल भेजा, फिर से ग्रांट आई, मगर ग्रांट को डिलीवर करने का इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो चीजें जो हैं वो सिलेक्टिव किलिंग्स को ही ये सिचुएशन कंट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस को भी स्टॉल करने में और डिस्क्रिमिनेट करने में और अनइक्वल जो प्ले फील्ड है वो प्रोवाइड करती है। दैट इज अनफॉर्चुनेट। और वो जो ताकतें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को दबाना चाहती हैं, जो कुछ और तरह का प्रोपेगेंडा करना चाहती हैं, उसको स्यूट करता है। मुझे लगता है बीजेपी को, अगर रंधावा साहब कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं, तो बीजेपी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी सुरक्षा इंश्योर करनी चाहिए, तभी तो प्रोसेस चलेगा। हमारे सरपंच आज मर रहे हैं, हमारे डीडीसी मेंबर्स को भारतीय जनता पार्टी के मरे सभी वो आपके मरे, हमारे सरपंच हैं, मैंने ऐसा बोला, वो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, लोगों के सरपंच हैं। पॉलिटिकल आदमी कोई भी हो जो मेन स्ट्रीम की बात करता है वो एक ही क्लास है, वो एक ही क्लास है। तो ये बड़ी गलत बात है जिस तरीके से हो रहा है ये। अच्छा कि पहले सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर का मिसयूज होता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पे नियंत्रण करना भी बड़ा जरूरी है। यानी हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी ये सीरियस मैटर है, क्योंकि हम ये दावे करते हैं कि हमने कश्मीर में लोकतंत्र को ज़मीनी सतह पर लाया, और हमने ये भी देखा कि जो लोग लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाते थे उनको अपनी शहादत भी देनी पड़ी, दोबारा कोई शहीद ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है विनोद जी, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो को रिव्यू करना ही एजेंसीज का काम होता है। और मुझे लगता है कि सिलेक्टिव किलिंग इन दिनों खासकर जो हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि कश्मीर, क्योंकि अब इंटरनेशनल
स्पेक्ट्रम पे एक पीसफुल डोमेन पे आना शुरू हो चुका है। अभी आपने देखा कि गल्फ कंट्री से कितने बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, और क्योंकि उनका ध्यान जो है आतंकवाद की तरफ भी ये लोग मोड़ना चाहते हैं, जो 32 सालों से सो कॉल्ड जिहादियों ने जिहाद छेड़ रखी है, तो जरूर एक दो किलिंग करके तो उनको बताना चाहते हैं कि भैया अभी ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर वही है जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 से लेकर 90 के बीच में खड़ा किया था, और उसको हमने अभी आके हवाले करके रखा हुआ है। ये वो मोदी वाला कश्मीर नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पर इस आतंकवाद की आग को बुझने में समय लगेगा, लेकिन ये इसको जड़ से उखाड़ फेंकने में सिक्योरिटी एजेंसी पूरी तरह से मुस्तैद है। और आप देख सकते हैं कि अब उग्रवादियों को पकड़ने वाला काम नहीं है, अब पकड़ो ठोको, और कितने ठुके हैं, हर एक अपना फरमान लगा के आता है, विद इन 24 आवर्स उसका काम जो है सिक्योरिटी एजेंसीज कर देती है। यहां से पता लगता है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज कितनी मुस्तैद है। लेकिन अब क्योंकि हर इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर सिक्योरिटी या लगाना इतना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वो टारगेट किलिंग करते हैं। पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके देख लिया, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने मन बना लिया कि हम वापस जाने की तैयारी करेंगे। जब वापस जाने की तैयारी के लिए कुछ लोग गए तो वो टारगेट हो गए। अभी जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जम्मू कश्मीर में, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कश्मीर में लेबर का काम कर रहे हैं, रेडी वेडी लगा रहे हैं, उनको टारगेट किया गया। इसलिए किया गया ताकि दूसरे प्रदेशों में एक नोटिस आए कि कश्मीर में अंदर जो आग है अभी बुझी नहीं है। लेकिन विनोद जी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, केंद्र में ये म्यूट रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है। केंद्र में एक मजबूर शासक बैठा हुआ है, एक मजबूर शासक है इसका, जिसका लोहा दुनिया ने माना है। राजा है। और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को 6 घंटे हवा में रोक के रखना किसी के खाला जी का घर नहीं था। यूक्रेन से 22,000 हिंदुस्तानियों को सुरक्षित हिंदुस्तान में लाना किसी के खाला जी का घर नहीं था। इन लोगों के हवाले होता तो ये लोग शायद कह देते कि हमसे पूछ के तो नहीं कहते। लेकिन ये मैं यकीन कह सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ऑन करना होगा कि कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को हमने तबाही के रास्ते में डाला है। जी बशीर साहब, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोलने लगा हूं। ये सपनों के सौदागर हैं, पर बिकते हैं इनके सपने। आप मान लीजिए 2014 2019 में 3 हम सपनों को साकार करते हैं, जो सपना लेते हैं उसको साकार करके दिखाते हैं। सपनों के सौदागर हैं, और सपनों के सौदागर जो हैं, ये में एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं कि सच को सच नहीं साबित कर रहे हैं और ये झूठ को सच साबित कर रहे हैं। 2014 के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है, आज हर एक आदमी परेशान है, लेकिन क्रेडिट इनको जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला 7% वोटिंग में एमपी बन जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे भाई बात सुनो, वोट तो पड़े ना, चाहे 10 पड़े 20 पर पड़े तो ना जी। आप क्यों ये क्रेडिट देते हैं? आप ये देख लीजिए, आप 1990 से लेके 1995 तक कहाँ थे? तब क्यों नहीं आप आए? वो इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड में नहीं थे, तो आप कहाँ थे? आग लगाई वो इंग्लैंड में थे। हाँ, आग नहीं लगाई आप। हम 96 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने उधमपुर की सीट जीत के जो है केंद्र को दी। बात सुन लीजिए, इन चीजों के ऊपर बहस करने की जरूरत है। और मैं ये तो आज नहीं, सुन लीजिए, आप लोगों को ऑन करना चाहिए। कश्मीर को आके हवाले किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने। 1990 में माफी मांगनी चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर की जनता से कि हमारे आका राजीव फारूक के अकाउंट ने आज कश्मीर फाइल्स को लाइव किया है। आज ये कश्मीर फाइल देना आप लोगों की। मेरी बात, मैं कश्मीर फाइल डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये चीज डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि सिक्योरिटी को सिलेक्टिव नहीं बनाओ। एक वक्त था कश्मीर में सुबह से लेकर शाम तक एक अखबार छपता था, उसमें होता था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के किसी पार्टी का चलिए, समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राशिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।